मेरे चचा कई सालों से औलाद पैदा करने से कासिर थे, और फिर जैसे ही इसका इंतकाल हुआ, मेरा नौजवान खाला घर में अकेली रह गई थीं। हम 5 बहन भाई थे, तो मेरी माँ मुझे मेरी खाला के हवाले किया, जिसका मतलब था कि मैं अपने घर की बजाय अपनी खाला के घर रहता था। वो भी जवान लड़का था, जवानी की दहलीज पर कदम रखता था। पहले महीने तौची का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान आसानी बढ़ती गई और हम एक दूसरे के साथ मजाक भी करने लगे। एक दिन तकरीबन 2 सुबह, मुझे नहीं मालूम कि मेरे चचा को क्या हवा है, कि इसने मुझे गहरी नींद से जगाया और फिर बेकाबू होकर पूरे 2 घंटे रोती रही। मेरी खाला का बुरा हाल था। मैं दूसरे गांव से अपने वालिदैन के साथ अपने चचा के लिए उनके घर आया था। मौत, मेरे चचा और खाला, उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। अगरचे मेरे चचा और खाला ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के लिए नहीं गुजारी थी, लेकिन मेरी खाला को वकूफ़ा के अचानक चले जाने से बहुत दुख हुआ। मेरी माँ उसे मुसलसल तसल्ली दे रही थी, लेकिन मेरे चचा को बार बार बेहोश हो रही थी। मेरी माँ ने 3 दिन मेरी खाला की देखभाल में गुजारा। मेरे चचा के पास काफ़ी ज़मीन थी, जिससे माहाना काफ़ी आमदनी होती थी, इसलिए उनके इंतकाल के बाद मेरी खाला को कोई माली परेशानी नहीं हुई, लेकिन उसे सहारे की अशद ज़रूरत थी। मेरे चचा की उम्र तकरीबन 32 साल थी और वो अब भी अपनी बाकी ज़िंदगी उनके नाम पर गुजारना चाहती थीं। मैं ख़ानदान में सबसे छोटा था। मेरे 4 बहन भाई मुझसे बड़े थे और घर में मेरी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। मेरी माँ ने कहा, हम अपनी खाला को अकेला नहीं छोड़ सकते। हम उसे छोड़ सकते हैं, इसलिए हम सुलेमान को उनके साथ छोड़ देते हैं ताकि वो अपने बेटे की कमी महसूस ना करें और वो तन्हाई से बच सके, वरना आंटी अंकल बशीर की गुमशुदगी से बीमार हो जाएंगी। आंटी ने मानते हुए कहा, हम सुलेमान को यहीं छोड़ दो। वालिद ने कहा, सुलेमान यहीं रहेगा और मैं उसे मकामी स्कूल में दाखिल करा दूंगा और मैं उसकी तालीम के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करूंगा। लड़की ने फौरन जवाब दिया, भाई आप क्या कह रहे हैं? वो मेरे बेटे की तरह है और मैं अकेली हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ खर्च करूँगी? आपको उसके अखराजात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वालिद ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो तमाम अखराजात खुद उठाएंगे। मैं आंटी के साथ रहने लगी और वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी, लेकिन इसके बाद जो चीज़ें मेरे साथ हुई वो वाकई मुझे परेशान कर रही थीं। अच्छा, वैसे भी, वो बोली, मेरी खाला का घर काफ़ी बड़ा था जिसमें 4-5 कमरे थे, लेकिन जब मैं अलग कमरे में सोने की कोशिश करता तो खाला कहती, सुलेमान, जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे बहुत परेशानी होती है, आओ और मेरे कमरे में सो जाओ। मैंने अपनी खाला की नसीहत मान ली और उनके कमरे में उनके बिस्तर के पास सोने लगी। मैं सोने के लिए अपनी चारपाई फैला देता। मैं बहुत परअज़म था क्योंकि मुझे सुबह स्कूल जाना था, वापस आकर स्कूल का काम करना था, फिर चचा के लिए बाजार से चीज़ें लाना और छोटे मोटे कामों में इनकी मदद करना मेरा मामूल बन गया। मेरी खाला सारा दिन मुझसे बातें करती रहती, लेकिन एक रात जो कुछ मैंने देखा उसने मेरा दिमाग उड़ा दिया। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं सो नहीं सका। शायद इसकी वजह यह थी कि छुट्टी का दिन था और मैं देर से बेदार हुआ था। आंखें बंद किए आधा घंटा गुजर चुका था मगर नींद नहीं आई। मैं अभी सोने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक मेरी खाला ने उसे आवाज़ दी। वो बेड से उठी, गले से स्कार्फ हटाकर बेड पर रखा और बाथरूम चली गई। हालांकि आंटी ने दिन में कभी अपना स्कार्फ नहीं हटाया था और ना ही मैंने इन्हें अपने सामने ऐसा करते देखा था। मैंने सोचा कि शायद वो सोच रही होंगी कि मैं सो रही हूँ। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह भगत हुई बाथरूम से बाहर आई। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी नहाया हो। मौसम सुरमा का मौसम था और मैं कंबल के नीचे लिपटा हुआ था, लेकिन आंटी अभी नहाने से बाहर आई थीं और ज़ोर से कांप रही थीं। ये देखकर मैं परेशान हो गया। अगर इसे नहाना होता तो वो दिन में उस वक्त करती जब सूरज चमकता था, अब नहीं। आंटी फौरन अपने बिस्तर पर लेट गईं, खुद को कंबल से ढककर सो गईं। मुझे ये बहुत अजीब लगा। सुबह जब मैं स्कूल के लिए उठा तो अपने आप पर काबू ना रख सका और आंटी से पूछा कि आंटी आप कल रात नहाने क्यों गई थीं? मेरी बात सुनकर वो कुछ देर वहीं खड़ी रही। तो मैं जब भी खामोश रहता, चचा ने कहा, कुछ नहीं, मैं सिर्फ घबराहट महसूस कर रहा था। अगले दिन से खाला का रवैया पहले से ज़्यादा पुरसुकून मगर कहीं अंदर से उलझा हुआ महसूस होने लगा। मैं गौर से खाला को देख रहा था मगर खामोश ही रहने का फैसला कर चुका था। अब खाला दिन भर मामूल के काम करती रहती,
मगर उनकी आंखों में एक मुस्तकिल खौफ छुपा हुआ दिखाई देता, जैसे अंदर कोई राज इन्हें जिंदा ना छोड़ रहा हो। बहुत गहरा रात का वक्त मुझे सबसे ज्यादा पुरस्कार महसूस होने लगा था, क्योंकि हर रात फाला की कोई ना कोई अजीब हरकत सामने आ ही जाती थी। मुसलसल मैं हर रात सोता नहीं बल्कि जागता रहता, ताकि समझ सकूं कि आखिर फाला को किस चीज ने घेर रखा है इतनी शिद्दत के साथ। मुसलसल अंदर एक रात फाला ने अचानक खिड़की खोल दी और बाहर अंधेरे में यूं देखने लगी जैसे कोई इन्हें बल्ला रहा हो या इशारे कर रहा हो दूर कहीं। मैंने दबे पाँव उठकर देखा कि फाला की सांसें तेज हो रही थीं और वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर कदम रखने लगी, जैसे बेइख्तियार चल रही हूँ किसी अनजानी सिमत। मैंने फौरन इन्हें पकड़ा और आहिस्ता से वापस अंदर लाया। फाला चिंक कर रुकी, मगर फौरन कह दिया कि वो बस हवा देखने बाहर खड़ी हो गई थी बस। मगर मैं जानता था ये बात दुरुस्त बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि फाला की नजरें बार बार घर के मगरिबी कोने की तरफ उठ रही थी, जैसे कोई साया वहीं छुपा बैठा हो। अगली सुबह मैंने घर का वो गोशा देखना चाहा, मगर फाला ने सख्ती से मना कर दिया और कहा वो हिस्सा हमेशा बंद रखा जाता है, बरसों से कोई वहाँ नहीं जाता कभी भी बेटा। ये बात मेरे जहन में गूंजती रही और दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी, जैसे कोई सच खामोश होकर मुझे देख रहा हो, मुसलसल हर तरफ से दबाव डाल रहा हो अंदरूनी तौर। एक शाम फाला ने मुझे खाने के लिए आवाज दी, मगर उनके हाथ हल्के कांप रहे थे और आवाज में कमजोरी डूबी हुई महसूस हो रही थी। खाना खाते हुए इन्होंने अचानक पूछा, तुम रात को जाग रहे थे ना? मैंने खामोशी से सर झुका लिया, मगर जवाब नहीं दिया। फाला ने सिर्फ सर हिलाया आहिस्ता। उनके अंदाज में मायूसी नहीं बल्कि खौफ ज्यादा था, जैसे इन्हें खतरा था कि मैं कुछ ऐसा ना देख लूं जो सिरे से छुपा हुआ है। रात को मैंने इरादा किया कि फाला के सोने के बाद पूरे घर का जायजा लूंगा, क्योंकि अब मेरी तजस्सुस हद से बढ़ चुकी थी। जब फाला सो गई तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कमरे से निकला और घर के मगरिबी हिस्से की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ जाने से फाला ने मना किया था। वो हिस्सा वाकई बासी हवा से भरा हुआ था, जैसे बरसों से खोला ना गया हो। मैंने दरवाज़ा धीरे से धकेला तो गर्द का बादल उठा और गहरी बो फैल गई। कमरे में एक पुराना संदूक रखा हुआ था, जिस पर जंग आलूद ताला लगा दिखाई दे रहा था। मैं इसे देखकर ठिठक गया कि आखिर फाला ने इसे क्यों छुपाया। संदूक के पास चचा की कुछ पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थीं, जैसे जल्दबाजी में छोड़ दी गई हूँ और कभी समेटी ना गई हूँ बरसों से यूं ही। मैंने संदूक को हिलाया तो नीचे कोई कागजी लिफाफा फिसलकर गिर पड़ा, जिस पर चचा के दस्तखत वाज़ेह नजर आ रहे थे। लिफाफा खोलने पर अंदर एक खत मिला, जिसमें लिखी बातों ने मुझे हैरत में डाल दिया मुकम्मल। चचा ने लिखा था कि फाला कुछ दिनों से अजीब हरकत कर रही हैं और रात भर जागती रहती हैं, घर के खाली कमरों में चलती रहती हैं। इन्होंने लिखा शायद फाला को तन्हाई ने घेर लिया है या कोई जहनी दबाव उन पर बढ़ गया है, मगर हालात तशवीशनाक होते जा रहे थे। खत के आखिर में चचा ने लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सुलेमान को फाला के साथ लज़मन रखना, क्योंकि फाला अकेली जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कभी। खत पढ़कर मेरी सांस रुकने लगी थी, क्योंकि ये मौत से चंद रोज पहले लिखा गया था और इस में कुछ ऐसा इशारा था जो मैं पूरा नहीं समझ सका। मैं खत हाथ में लिए बाहर निकला तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं मुड़ा तो फाला अंधेरे में खड़ी थी और उनकी आंखें सुर्ख दिखाई दे रही थी बहुत। इन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं जवाब ना दे सका, सिर्फ खत उन के सामने रखा तो फाला ने झटके पूरा खत फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दी। फाला ने कहा, वो चीज़ें कभी मत पढ़ो, वो सिर्फ तुम्हें खौफजदा कर देगी और इन बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मगर मैं जानता था फाला मुझसे कुछ छुपा रही है और सच अभी मुकम्मल सामने नहीं आया बिल्कुल भी। इस रात मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगा, बल्कि सच जान कर रहूंगा, चाहे कुछ भी कीमत अदा करना पड़ जाए। आखिरकार मुझे और तब मुझे एहसास हुआ कि ये कहानी सिर्फ तन्हाई या गम की नहीं, बल्कि एक ऐसे राज की है जो इस घर को अंदर से खा रहा है मुसलसल, और मैं अब इस दास्तान का हिस्सा बन चुका था मुकम्मल।